नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। सीमा पर सीज फायर की बात आपने सुनी होगी, लेकिन क्या देश के भीतर ही दो राज्यों के बीच भी सीज फायर की नौबत आ सकती है? ये सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन ये सच है। सोमवार को देश के दो उत्तर पूर्वी राज्यों, एक असम है और दूसरा मिजोरम है, इन दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ा कि एक राज्य की पुलिस को दूसरे राज्य की पुलिस से सीज फायर की अपील करनी पड़ी और इसके बावजूद भी 6 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। वो शहीद हो गए और उनकी शहादत किसी दुश्मन देश की गोली से नहीं, बल्कि अपने ही देश के एक दूसरे राज्य की पुलिस की गोली से हुई। और इस सब के बाद भी हालात अभी सामान्य नहीं हुए। असम और मिजोरम की सीमा पर वैसा ही तनाव बना हुआ है जैसे दो दुश्मन देशों की सीमा पर होता है। तो आखिर ये नौबत आई क्यों? और क्या ऐसे हालात देश की एकता के लिए खतरा नहीं है? इन तमाम सवालों पर घंटी बजाओ की आज की हमारी कवर स्टोरी। थोड़ा देर के अंदर वो लोग जंगल में चुप से हमारा ऊपर ऐसा फायर शुरू किया कि कोई दुश्मन देश का साथ फायर किया। एमजी मशीन गन से फायर किया है, AK-47 से भी फायर किया है, कई सारे हथियार से वो लोग फायर किया है हम लोग का ऊपर। बोले हालात का जिम्मेदार सब बड़े लोग हैं। समझ ही नहीं आया किस लिए फायरिंग हो रहा था। समझ देखते इतना अंधाधुंध फायरिंग। कोई नहीं आ रहा। राल्टे प्लीज सीज फायर, वी आर नॉट फायरिंग, प्लीज सीज फायर। सीज फायर करो, आई एम हर्ट। असम और मिजोरम की सीमा पर इसी तरह काले बादल मंडरा रहे हैं। बोले हालात का जिम्मेदार सब बड़े लोग हैं। पुलिस के घायल जवान की इस बात को उन लोगों को गौर से सुनना चाहिए जो देश की संसद में बैठकर शोर मचाने और हंगामा करने में व्यस्त हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है, बैठिए। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उनके लिए बस वही मुद्दा अहम होता है जो उनकी राजनीति में फिट बैठता हो। इसीलिए दिल्ली से करीब 2500 किलोमीटर दूर असम और मिजोरम की सीमा पर जो हालात हैं, उसकी गूंज संसद में सुनाई नहीं देती। इस बात पर हंगामा करने वाले सांसदों के लिए ये कोई मुद्दा ही नहीं कि देश के दो राज्य एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। चुनावी मौसम में एकता और अखंडता के नारे देने वालों को क्या अब देश की एकता खतरे में नजर नहीं आ रही? हम लोग रात को भी नींद नहीं हो रहा है। ऐसे गांव का माहौल बहुत खराब ही है। रात को हम लोग ड्यूटी करते हैं रास्ते में। ये कब क्या होगा क्या मालूम। मिजू लोग आ भी सकता है, गांव का पास भी तो है ना। मिजू लोग गांव का पास भी है हमारा, लेकिन कभी भी आ सकता है। इसीलिए हम लोग को रात को भी नींद नहीं होता। गांव का बहुत औरत लोग गांव छोड़ के भी चला गया है डर के माहौल से। असम के सिलचर में मिजोरम की सीमा से लगे इलाकों में लोग डरे हुए हैं। अपने ही देश के लोगों से डर की वजह है 3 दिन पहले हुआ वो विवाद जो देश में अब तक कभी नहीं हुआ। ऑटोमेटिक हथियारों से गोलियां चलाते हुए इन लोगों को देखकर ये यकीन करना मुश्किल है कि ये हिंसक झड़प दो राज्यों के लोगों और पुलिस के बीच हो रही है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा जब एक राज्य के एसपी को दूसरे राज्य के एसपी से सीज फायर की अपील करनी पड़ी हो। कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। राल्टे प्लीज सीज फायर, वी आर नॉट फायरिंग, प्लीज सीज फायर। सीज फायर करो, आई एम हर्ट। अरे एक आदमी मर गया सर। सीज फायर करो ना, सीज फायर, वी आर रिट्रीटिंग, प्लीज सीज फायर। ओए रे हमारू फ्लेवर के साथ आता। प्लीज सीज फायर। 26 जुलाई को असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद को लेकर हुई हिंसा के इस ताजा वीडियो में असम के कचार के एसपी वैभव निंबलकर बार बार अपने जख्मी होने की बात कहकर फायरिंग बंद करने की अपील करते रहे। सीज फायर करो, आई एम हर्ट। सीज फायर वो शब्द है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर सीमा पर सेनाओं के बीच जंग को रोकने के लिए होता है, लेकिन 26 जुलाई को देश के दो राज्यों की पुलिस के बीच सीज फायर की नौबत आ गई। कचार के एसपी वैभव निंबलकर सीज फायर की अपील करते हुए जिस राल्टे का नाम ले रहे हैं वो मिजोरम के कोलासिब जिले के एसपी हैं। राल्टे प्लीज सीज फायर, वी आर नॉट फायरिंग, प्लीज सीज फायर। एसपी वैभव घायल थे और वो दूसरे एसपी से फायरिंग रोकने की अपील कर रहे थे, लेकिन फायरिंग फिर भी नहीं रुकी। 26 जुलाई को असम और मिजोरम बॉर्डर पर हुई हिंसा का एक और वीडियो सामने आया है।
करीब 45 सेकंड के इस वीडियो में एक सुरक्षा कर्मी दूसरी तरफ के लोगों को ऊपर आने से रोक रहा है। मौका दे रहा हूं मैं। वापस जाओ, नीचे जाओ, यहाँ मत आओ। वापस जाओ, वापस उधर, पीछे जाओ, पीछे सबको जाओ, अभी जाओ। मैं 5 मिनट दे रहा हूँ। आप दो राज्यों की पुलिस के बीच हुई यह हिंसा कोई मामूली बात नहीं है। ये देश के संघीय ढांचे के लिए खतरे की घंटी है। कितने ही देशों में ऐसे हालात गृह युद्ध का कारण बन गए। इसीलिए देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में जो हो रहा है उसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि ये झगड़ा सिर्फ राज्यों की पुलिस और लोगों के बीच नहीं है। मिजोरम और नागालैंड के मुख्यमंत्री भी इस मामले को लेकर एक दूसरे पर आरोपों की बौछार करते रहे हैं। और अब तो मिजोरम के गृह सचिव ने असम पर मिजोरम जाने वाले रेलवे ट्रैक और हाईवे को ब्लॉक करने का आरोप भी लगा दिया है। उन्होंने केंद्र को चिट्ठी लिखकर कहा है कि मिजोरम के रास्ते बंद कर उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद आप हमको बोल रहे हैं आप अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकती है, तुम अपनी पुलिस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जिसका काम है अनुशासन में रहना, और आप बोलते हैं कि आप अपना पब्लिक को कंट्रोल करिए। कैसा रोक सकते हैं इस आक्रोश को? सरकार के मंत्री अगर ऐसे बयान देंगे तो लोगों से क्या उम्मीद की जाए? और इसी का नतीजा है कि फायरिंग की घटना के 3 दिन बाद भी पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पर सवाल है कि क्या सिर्फ केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती से ये मसला हल हो जाएगा? क्योंकि असम और मिजोरम के बीच का ये झगड़ा करीब 150 साल पुराना है और इस झगड़े की वजह है वो जमीन जिस पर दोनों ही राज्य अपना अपना दावा करते हैं। मिजोरम का आरोप है कि असम ने उसके 509 वर्ग मील इलाके पर कब्जा कर लिया है। असम का कहना है कि मिजोरम ने उसकी 1777 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर लिया है। 165 किलोमीटर का ये पूरा इलाका जो असम और मिजोरम की सीमा है, जिसे विवादित माना गया है, जो 3 किलो में पूरी तरह से फैली हुई है, काचार हो, हैलाकांडी हो या फिर मिजोरम की तरफ वेरांगटे। अब इन जिलों में जो बार बार सवाल उठते हैं, परेशानियों का सबब बनता है, वो होता है सड़क निर्माण। इसी तरह के सड़क निर्माण से कभी असम से विवाद हो जाता है तो कभी मिजोरम ऊपर यानी कि अपनी बात रखने की कोशिश करता है। इन दोनों राज्यों में लगातार ठनी रही है। 100 वर्षों से ज़्यादा इस पुराने विवाद में फिर से एक बार घी छोक दिया उस समय जब यहीं से करीब कुछ ही किलोमीटर दूर पर जो स्कूल है उसमें बम फेंके गए। बम फेंकने के बाद अब उसे तो सीआरपीएफ कैंप में तब्दील कर दिया गया, लेकिन वहाँ पर मिजोरम पुलिस भी उसी बिल्डिंग में तैनात है। दोनों राज्यों के बीच हुई हिंसा की शुरुआत कैसे हुई और पहली गोली किसने चलाई, इसे लेकर अपने अपने दावे हैं। असम की तरफ से इस पूरे मामले में मिजोरम को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है। आरोप है कि मिजोरम की तरफ से अतिक्रमण किया गया और फायरिंग की शुरुआत भी मिजोरम पुलिस ने की। मिजोरम पुलिस ने ये माना कि वहाँ पे एंक्रोचमेंट हुआ है और वो उस कैंप को वहाँ से विड्रॉ कर लेंगे। ये चर्चा होने के बाद वहाँ से मिजोरम पुलिस विड्रॉ हो गई, लेकिन उनके एसपी बैठे रहे। कुछ समय बाद एसपी साहब को एक फ़ोन आया। उस फ़ोन के बाद वो वहाँ से क्वाइटली चले गए और उनके जाने के आधा पौन मिनट के बाद उस जगह पर जहाँ पर कि एक आईजी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीआईजी, डीएफओ सब बैठे थे आसाम पुलिस के साथ, वहाँ पे धारासार एलएमजी का फायरिंग शुरू हुआ। The Assam police personnel around 200 equipped with arms and ammunition and many civilians crossed the Assam-Mizoram border, crossing the SSB camp station by the central government for interstate boundary security measures. अब बात उत्तर प्रदेश में पिछले 4 दिन से चल रही एम्बुलेंस स्ट्राइक की। इस हड़ताल को लेकर अब राज्य सरकार जो है वो बेहद सख्त हो गई। इस्पा के तहत 570 हड़ताली एम्बुलेंस कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। बीमार पत्नी को ट्रॉली से अस्पताल ले जाते हुए व्यक्ति का ये वीडियो वाराणसी का है।
यूपी में एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल के कारण लोगों की परेशानी अब लगातार बढ़ती जा रही है। अपनी गाड़ी से हम आए हैं, हमारी तबीयत खराब है। किस तरह की समस्या हो रही है? एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है क्या? एम्बुलेंस चकिया में, चकिया से आ रहे हैं ना, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे एम्बुलेंस स्टेशन की नहीं, जो गाड़ी होती है उसकी स्टेशन नहीं मिल रहा है और 1 घंटे से परेशान है। हम लोग अपनी गाड़ी से आए, एम्बुलेंस नहीं मिल पाया। नहीं, एम्बुलेंस नहीं मिल पाए, हम लोग अपनी गाड़ी से आए। मरीजों की बढ़ती परेशानी के बावजूद सरकारी एम्बुलेंस चलाने वाले अपनी जिद पर अड़े हैं और हड़ताल जारी रखे हुए हैं। सरकार की चेतावनी और सख्ती के बावजूद आज चौथे दिन भी एम्बुलेंस कर्मी काम पर नहीं लौटे। कानपुर में एक सरकारी एम्बुलेंस से बाइक ढोने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 एम्बुलेंस बाइक लाद कर ले जा रही। होमगार्ड ने सरकारी एम्बुलेंस में अपनी बाइक लदवा दी। धरने पर बैठे चालकों ने कहा कि सीएमओ ने उनसे एम्बुलेंस की चाबियां छीन ली हैं। यूपी में सरकारी एम्बुलेंस चलाने वाली कंपनी का ठेका बदले जाने के विरोध में यह हड़ताल शुरू हुई। सरकार ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए 500 से ज्यादा हड़ताली एम्बुलेंस कर्मियों को बर्खास्त कर दिया। सरकार का कहना है कि अब भी हड़ताल खत्म नहीं हुई तो और सख्त कदम उठाया जाएगा। आज भी इस समय सभी ड्राइवर को बुला के हर जनपद में बताया जा रहा है कि आप 15 मिनट के अंदर तय करें। यदि आप काम करना चाहते ठीक है, नहीं तो आपके गाड़ी का चाबी आप छोड़ के आप जाइए, आपको बर्खास्त कर दिया जा रहा है, वो आप अपना करिए, हम अपनी व्यवस्था से चला लेंगे। तो ये व्यवस्था जब से सख्ती की गई है, जीवीके के ही वर्कफोर्स होने के नाते उनके माध्यम से ही एफआईआर दर्ज किया गया 11 यूनियन के नेता लोग के खिलाफ। सरकार पर दबाव है कि वो जल्द से जल्द इस हड़ताल को खत्म करवाए, जिससे लोगों को हो रही परेशानी खत्म हो सके। और इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप, दिल्ली में पुलिस वाले को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये घटना जो है वो अशोकनगर इलाके की है। 13 जून से अजीत नाम का एक शख्स जो लापता था, पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इस दौरान एक वीडियो मिला जिसमें दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल है मोनू सिरोही, वो लड़के को पीटते हुए नजर आ रहा है। मोनू अपने दोस्तों के साथ उसे कार में डालता है और बाद में उसकी मौत हो जाती है तो शव को मुरादनगर के गंग नहर में फेंक देते हैं। इस मामले में स्थानीय एसएचओ को सस्पेंड किया गया है। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं। वरुण, पूरी गुत्थी सुलझ गई है? देखिए, मामला सुलझ गया है, लेकिन इनके बीच में झगड़ा किस वजह से हुआ था ये पुलिस अभी बताने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बेहद गंभीर मामला, हैरान करने वाली तस्वीरें भी है। न्यू अशोकनगर थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी ने अपने थाना इलाके में ही एक युवक की पीट कर हत्या कर दी और उसके बाद मुरादनगर में ले जाकर गंग नहर में लाश को ठिकाने लगा दिया। और सबसे बड़ी बात इस मामले में है, जब परिवार अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने गया तो एसएचओ ने कंप्लेंट दर्ज करने से मना कर दिया। न ही अपहरण का मामला दर्ज किया, न ही मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की। लेकिन बाद में जब जांच शुरू हुई और ये वायरल वीडियो सामने आया, तब आरोपी की पहचान थाने के ही कांस्टेबल के तौर पर हुई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और जो थाने के एसएचओ है उनको लाइन हाजिर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो रक्षक है वही दिल्ली के अंदर उनकी तस्वीरें आ रही है कि वो भक्षक का काम कर रहा है। क्या इस मामले में कांस्टेबल के साथ एसएचओ की भी कोई मिलीभगत नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल पुलिस का कहना है कि मोनू सिरोही के साथ और जो बाकी जो उसके दोस्त थे उनकी भी अभी गिरफ्तारी करनी है और इसलिए पुलिस की अलग अलग टीमें छापेमारी कर रही है। लेकिन वारदात की जो वजह है वो अभी तक पुलिस की तरफ से नहीं साफ की गई है। कहीं ना कहीं महकमे का मामला है, आरोप पुलिस के ऊपर ही लगे हैं। पुलिस की जो वर्दी है वो दागदार हुई है, इसलिए किसी तरीके से पुलिस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बेहद बड़ी वारदात दिल्ली के अंदर, इस तरीके से कांस्टेबल ने वारदात को अंजाम दिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में हैरान करती है ये खबर, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो रक्षक की भूमिका में होनी चाहिए वही जब भक्षक बन जाए तो फिर क्या कहा जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।